बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। क्लास 9 फिज़िक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसकी तमाम तर नोट्स को समझने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि देखें बच्चे, इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है और वो किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो फोर्स कहलाई जाती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी आपको यही बताता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये हम समझेंगे इसकी स्टेटमेंट से। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट है आपके पास कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। लेट्स से ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास है m1 और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये इन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होगी। प्रोडक्ट यानी आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेकेंडली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ डिस्टेंस पे भी पड़े होंगे ना, यानी इनके दरमियान कुछ डिस्टेंस भी होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर भी ले लो और फिर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ अगर इन्वर्स रिलेशन है तो यानी ज़्यादा डिस्टेंस कम फोर्स, कम डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। मैथमेटिकली F is equals to G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म देखें, आगे हमने इसको डिराइव किया है कि ये मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आता है। डायग्राम की तरफ जाते हैं। देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बॉडी ए का नाम दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बॉडी बी का नाम दिया। बॉडी ए का मास लेट से m1 है, बॉडी बी का मास लेट से m2 है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर लिखा है, आप आर स्क्वायर नहीं r ही लिखिए। ठीक है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। अब इस डायग्राम का इस्तेमाल करके और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो हमने लिखा है कि कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। ठीक है, आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट इज r। दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास r है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है उनका मास m1 है और m2 है। अब वो जो फोर्स होगी वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली रिलेशन होगी। तो यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेकेंड आपके पास है, स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ मैंने आपको समझाया, यहाँ के डायग्राम से भी आप समझ लें। तो ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पहले इसका आपने स्क्वायर भी लेना है। तो आपके पास जो फोर्स के लिए फॉर्म बनेगा दैट इज फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1 बाय आर स्क्वायर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 जो कि लास्ट सेक्शन में हमारे पास आई थी, एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन में लिखें तो आप लाइन बनाओगे कि कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास बनेगा F इज इक्वल्स टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है। इस केस में जो आपका कांस्टेंट है वो है कैपिटल G, वेयर G इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस G को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी अपनी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू है और वो वैल्यू बराबर है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब एक और टॉपिक जो इसी टॉपिक के सब टॉपिक में आता है कि न्यूटन थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इस लॉ को ओबे करता है। कैसे ओबे करता है उसको हमने समझना है। देखिए बच्चे, आपके पास लेट्स से दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हो गया एक ऑब्जेक्ट, इसको हमने नाम दे दिया बॉडी ए का, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसको हमने नाम दे दिया बॉडी बी का। बॉडी ए का जो मास है लेट्स से दैट इज m1, बॉडी बी का जो मास है लेट्स से दैट इज m2। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने r का नाम दिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगाएंगे? अगर हम बॉडी ए की बात करें तो बॉडी ए बॉडी बी पे जो फोर्स लगाएगा वो बराबर होगा FAB के, ठीक है। ए बी हमने क्यों लिखा? क्योंकि ए बी पे फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली अगर हम बॉडी बी की बात करें तो बॉडी बी जो बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा वो बराबर होगा FBA। BA हमने क्यों लिखा? क्योंकि B A पे फोर्स लगा रहा है। अब ये जो बॉडी A है बॉडी B पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो बॉडी B है ये A पे जो फोर्स लगाएगा इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, यानी कि जितना फोर्स A B पे लगा रहा है उतना ही फोर्स B A पे भी लगाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का क्या है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए की डायरेक्शन इस साइड पे है, बी की डायरेक्शन इस साइड पे है। अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ में हमने क्या कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। तो अब यहाँ से समझते हैं थ्योरी से कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स बॉडी ए एंड बॉडी बी। यहाँ हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। आगे क्या कहते हैं कि बॉडी ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी। बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा है और वो किसके बराबर है? रिटन एज FAB। Similarly, body B exert a force on body A written as FBA। तो अब बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा और उसको हम किस तरह से लिखेंगे? FBA। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे भी लगाएगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर आप डायग्राम से भी देखो तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैंड रिटन कंप्लीट नोट्स आपके पास मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।